हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। आपको पता है कि एडवोकेट पाटनी साहब ने एक ऐसा बीड़ा उठाया हुआ है कि एक एक पॉइंट को, एक एक करस्पॉन्डेंस को, एक एक लेटर को बड़ी तत्परता से, बड़ी एंथुजियास्टिकली, बिगरसली कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और इन्होंने एक लेख लिखा आईबीए यूएफबीयू गठजोड़ पर और पेंशन के अधिकारों पर प्रहार का पूरा सच, और ये पेपर में छपवा दिया। उसका सारा का सारा वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब क्योंकि ये कुछ अक्षर मेरे यहाँ पढ़ने में नहीं आते, तो उनका मेरे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर पूरा का पूरा ये मैटर पड़ा हुआ है। उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है। कहते हैं आईबीए यूएफबीयू गठजोड़ के अधिकारों पर प्रहार का पूरा सच। कमल पाटनी, रतलाम। यूएफबीयू की संरचना, आईबीए के अवैधानिक अधिकार, झूठे हलफनामे और मेडिक्लेम पॉलिसी का काला पक्ष। यूएफबीयू क्या है और इसमें पेंशनर्स क्यों नहीं है? यूएफबीयू यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक पेंशनर, यह सक्रिय बैंक कर्मचारियों अधिकारियों की यूनियनों का समूह है। इसका गठजोड़ वेतन, सेवा नियम, डीए, डीआर, ट्रांसफर, प्रमोशन जैसे मुद्दों पर बातचीत के लिए हुआ था। यूएफबीयू में शामिल है एआईबीए, आईबॉक, एनसीई, बैफी, इनबॉक, एनओडब्ल्यू, इनवेफ आदि। लेकिन एक भी पेंशनर्स यूनियन इसमें सदस्य नहीं है। क्यों? यूएफबीयू का उद्देश्य सक्रिय कर्मचारियों का वेतन, सेवा लाभ तय करना था, पेंशनर्स का नहीं। पेंशनर्स वेतन वार्ता का हिस्सा नहीं होते, इसलिए उन्हें संरचनात्मक रूप से बाहर रखा गया। ये बहाना दिया गया हम पेंशनर्स पर चर्चा के लिए वैध नहीं है। यह स्थिति गंभीर रूप से अनुचित है। पेंशनर की संख्या सक्रिय कर्मचारियों से अधिक है, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया, जबकि यूएफबीयू ऐसे निर्णय लेता है जो सीधे पेंशनर्स को प्रभावित करते हैं। यह रिप्रेजेंटेशन विदाउट अथॉरिटी का स्पष्ट उल्लंघन है। आईबीए पेंशनर्स से चर्चा क्यों नहीं करता? आईबीए स्वयं मान चुका है कि यह प्राइवेट बॉडी या सोसाइटी है, वह कोई वैधानिक संस्था नहीं है, वह कानून बनाने का अधिकार नहीं रखता। इसके बावजूद आईबीए यह तर्क देता है हम केवल कर्मचारियों की यूनियन से बात करते हैं, पेंशनर से नहीं। ये रवैया कई दृष्टियों से अवैधानिक है। 1995 की पेंशन स्कीम एक स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रैक्चुअल स्कीम है। इसके लिए आईबीए को पेंशन को स्टेक होल्डर मानना चाहिए। आईबीए के पास किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई, वार्ता का अधिकार नहीं है। बिना पेंशनर को सुने उनके अधिकारों पर निर्णय करना प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। आईबीए ने बिना बैंकों से मैंडेट प्राप्त किए पेंशन में निर्णय कैसे कर दिए? ये बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा छल है। आईबीए का नियम है, आईबीए तभी किसी विषय पर बातचीत कर सकता है जब बैंक उसे लिखित मैंडेट दे। ये मैंडेट वेतन संशोधन के लिए दिया जाता है, कुछ सेवा शर्तों के लिए दिया जाता है, लेकिन पेंशन अपडेशन के लिए कभी नहीं दिया गया। फिर भी आईबीए ने खुद को सुपर अथॉरिटी समझते हुए पेंशन अपडेशन को मना किया, कोर्ट में गलत एफिडेविट दिए, फंड की गलत गणना प्रस्तुत की, एक्चुअरियल रिपोर्ट छपाई, अपडेशन देने से बैंक दिवालिया होने जैसे मिथ्या गाथें गढ़ी। ये आईबीए के संविधान का खुला उल्लंघन है। एक्सीडिंग द मैंडेट, एक्टिंग अल्ट्रा वायरस, अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करना। उसके बाद है मिस रिप्रेजेंटेशन टू कोर्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड बाई मिस इन्फॉर्मेशन। इस पर बैंकों ने कभी आपत्ति नहीं की। सीएमडी, एमडी स्वयं आईबीए के सदस्य होते हैं, सरकार चुप रही। यूएफबीयू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर इसका पूरा नुकसान पेंशनर्स को हुआ। यूएफबीयू को कैसे आईबीए के साथ गठजोड़ में शामिल हुआ? यूएफबीयू 3 बड़े तरीकों से पेंशनर के हितों का नुकसान किया। यूएफबीयू के पेंशन को वार्ता पक्षकार नहीं बनने दिया। यूएफबीयू ने कहा हम पेंशनर्स के लिए चर्चा या निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन लाभ खुद उठाएं। सुपर एन्युएशन फंड बढ़ाने की बार्गेनिंग, एनपीएस और ओपीएस पर राजनीतिक खेल, एक्टिव कर्मचारियों की सुविधा में वृद्धि। इससे सिद्ध होता है कि यूएफबीयू ने पेंशनर को जानबूझकर एक्सक्लूड रखा। 11th बाइपार्टिट में पेंशन के नाम पर बिना अधिकार समझौता, यह सबसे बड़ा अपराध है। यूएफबीयू के पास पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व नहीं है, आईबीए के पास पेंशन पर वार्ता का मैंडेट नहीं है, फिर भी दोनों ने पेंशनर्स का अधिकार छीनने वाले निर्णय किए। ये बिना प्रतिनिधित्व के समझौता जो कानूनों नाजायज है। आईबीए के गलत एफिडेविट पर यूएफबीयू ने चुप्पी साध ली। पेंशन फंड पर गलत आंकड़े, कमी दिखाई गई, बोझ बताया गया। यूएफबीयू को यह सब पता था, पर उसने पेंशनर्स के पक्ष में एक पंक्ति भी नहीं लिखी। मेडिक्लेम पॉलिसी कैसे और क्यों बनाई गई? मेडिक्लेम पॉलिसी बैंक पेंशनर्स को लाभ देने की बजाय आईबीए बीमा कंपनियों, टीपीए के त्रिकोणीय व्यापार का साधन बन गई। मेडिक्लेम पॉलिसी के निर्माण की वास्तविकता,
आईबीए ने 2015 में ये पॉलिसी लागू की। न तो पेंशन से लाई ली, न डेटा या मेडिकल जरूरतों का अध्ययन किया, न कोई वैधानिक स्वीकृति ली। बीमा कंपनियों और टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बड़े प्रीमियम लेकर क्लेम रिजेक्ट कर अरबों रुपए कमाने लगी। गलतियां स्पष्ट हैं। प्रीमियम लगभग 100 से 300% बढ़ाया गया। कॉर्पोरेट जैसी बड़ी पॉलिसी पेंशन पर थोप दी गई। वॉलेंटरी स्कीम कहकर मैंडेटरी जैसा व्यवहार बिना टेंडर प्रक्रिया के किया। बीमा कंपनियों को मनमानी रेट देने की छूट। सबसे बड़ा हस प्रश्न, आईवीएफ कौन होता है? पेंशनर्स के निजी मेडिकल खर्च का मॉडल तय करने वाला। यह अधिकार केवल बैंक, सरकार या पॉलिसी बनाने वाली वैधानिक संस्था को है। समग्र निष्कर्ष, आईवीए यूएफबी गठजोड़ ने बैंक पेंशन को हक छीना। आईवीए अवैधानिक रूप से पेंशन में निर्णय ले रहा है। यूएफबी में पेंशनर्स का प्रतिशत शून्य है। आईवीए ने बिना मैंडेट के पेंशन संबंधी फैसले किए। यूएफबी ने बिना अधिकार के पेंशन के नाम पर समझौता किए। आईवीए ने कोर्ट में गलत एफिडेविट दाखिल किया। पेंशन फंड की वास्तविक स्थिति छिपाई गई। मेडिक्लेम पॉलिसी व्यापारिक लाभ के लिए पेंशन में थोपी गई। प्राकृतिक न्याय और वैधानिक प्रक्रिया और संवैधानिक सिद्धांत ऑल वायलेटेड। आगे की दिशा क्या किया जाए? आईवीए की वैधानिकता और अधिकार क्षेत्र चुनौती देने वाली रिट, झूठे एफिडेविट पर आईपीसी 191, 92, 93 कार्रवाई, यूएफबी पर मिस रिप्रेजेंटेशन और लैक ऑफ अथॉरिटी का प्रकरण, मेडिक्लेम पॉलिसी पर कैग ऑडिट या अदालत में चुनौती, संसद वित्त मंत्रालय में याचिका, पेंशन फंड का पब्लिक एक्चुअरियल ऑडिट, कमल पाटनी रतलाम। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इतने साफ सुथरे शब्दों में और इतनी स्पष्टता से और बिना डरे हुए निर्भीकता से कमल पाटली जी ने, जो हमारे बैंक पेंशनर हैं, इस समय एडवोकेट है रतलाम में, सारा भंडा फोड़ के रख दिया। और ये सही है बिल्कुल कि ये मेडिक्लेम तो हमारा करते हैं, लेकिन हमारे जो पेंशन के मुद्दे हैं, हमारा अपडेशन का मुद्दा, उसको नहीं करते। मेडिक्लेम इसलिए करते हैं, बड़ी मात्रा में पैसा आता है और उससे इनकी कमाई होती है। अब मैं नहीं कह रहा इसको सारे बैंकर्स कहते हैं। और यहाँ तक के बहुत से लोगों के पास तो पेंशन पॉलिसी लेने के लिए तक के पैसे नहीं हैं। अब इन्होंने जो कुछ कहा और जो कुछ भी पेपर में निकलवाया, सोशल मीडिया में गया, तो कम से कम इनका जो गठजोड़ है वो लोगों के सामने आएगा कि बैंक पेंशनर्स को ये किस प्रकार से परेशान कर रहे हैं। हम पाटनी साहब को इन चीज़ की सराहना करते हैं, क्योंकि जब तक चीज़ें शांत रहती हैं, छुपी रहती हैं, चुप रहती हैं, तो करप्शन भी होता रहता है, अनियमितताएँ भी होती रहती हैं, लोग अपनी मनमानी भी करते रहते हैं। माइट इज राइट, माई बेज हाईवे चलता रहता है। लेकिन कमल पाटनी जी द्वारा दिया गया ये न्यूज में अपना स्टेटमेंट, ये अपने आप उन शक्तियों के खिलाफ है जो अब तक मजे मारती रही हैं और इनको कोई पता नहीं चला। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि मेरा चैनल केवल और केवल न्याय के लिए लड़ता रहेगा और पेंशन अपडेशन के लिए लड़ता रहेगा। और इसके बाद मेरा जो वीडियो आएगा, एक वीडियो और आएगा मेरा, अब या तो पहले आ सकता है, ये बाद में आएगा, ये बाद में आएगा। मैं बताऊंगा आपको कि पेंशन अपडेशन, मुझे लगता है जो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, बिल्कुल तय होकर के रखा है और वो केवल और केवल आरबीआई फॉर्मूले पर ही होगा। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।